हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग साइंस का चैप्टर 5 आगे कंटिन्यू करेंगे। क्या है चैप्टर 5 हमारा? द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। हम लोग पढ़ रहे थे इसमें सेल ऑर्गेनल्स के बारे में, और दो सेल ऑर्गेनल्स के बारे में हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था। सेल मेम्ब्रेन, जिसको कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, और सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। और दूसरा सेल ऑर्गेनल हमने पढ़ा था, वो था सेल वॉल। आज हम लोग पढ़ेंगे तीसरे सेल ऑर्गेनल के बारे में, जो है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस हैज डबल लेयर कवरिंग कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस के चारों तरफ एक डबल लेयर कवरिंग होती है। से फॉर एग्जाम्पल ये न्यूक्लियस है और इसके चारों तरफ कवरिंग होती है, एक लेयर और फिर उसके ऊपर एक लेयर, यानी कि डबल लेयर में इस न्यूक्लियस की चारों तरफ से कवरिंग होती है। ये जो डबल लेयर कवरिंग है न्यूक्लियस की, इसको कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जैसे सेल के चारों तरफ ये सेल, और सेल के चारों तरफ से जो ये कवरिंग थी, है ना, उस कवरिंग को कहते थे सेल मेम्ब्रेन। ठीक उसी तरह न्यूक्लियस के कवरिंग को कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है वो डबल लेयर्ड होता है। Nuclear membrane has pores to allow the transfer of materials from nucleus to cytoplasm. न्यूक्लियर जो मेम्ब्रेन है उसमें पोर्स होते हैं। इसको आप इस तरह से हम समझें, ये है हमारा एक सेल, और सेल के अंदर यहाँ है ये न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस का ये है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो कि डबल लेयर्ड है। इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में पोर्स होते हैं। पोर्स का अर्थ होता है छोटे छोटे छिद्र, बारीक छिद्र, है ना। पोर का अर्थ होता है छिद्र। तो इसमें पोर्स होते हैं, बारीक छिद्र होते हैं। वो इसलिए होते हैं क्योंकि अन्य जो बाकी सारा ये न्यूक्लियस हो गया, सेल का स्ट्रक्चर आपको पढ़ाया था, इसमें अब यहाँ पर अदर कहीं माइटोकॉन्ड्रिया है, कहीं राइबोसोम्स हैं, कहीं लाइसोसोम्स हैं, कहीं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ईआर है। ऐसे सेल ऑर्गेनल्स इसके अंदर होते हैं। बाकी जो हिस्सा है उसको हम लोग क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म कहते हैं उसको, है ना। तो अब न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में मटेरियल्स का ट्रांसफर होता है। सर्टेन रिक्वायर्ड मटेरियल्स जो हैं वो साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में जाएंगी, और न्यूक्लियस से सर्टेन रिक्वायर्ड मटेरियल्स बाहर आएंगी साइटोप्लाज्म में। यानी कि मटेरियल्स का ट्रांसफर होना है यहाँ पर न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म टू न्यूक्लियस। वो ट्रांसपोर्टेशन का काम, वो ट्रांसपोर्ट का काम, वो ट्रांसफरेंस का काम तभी होगा जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में पोर्स होंगे। अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में पोर्स नहीं होंगे तो ये ट्रांसफर ऑफ मटेरियल्स नहीं होगा। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में पोर्स होते हैं। किस लिए होते हैं? टू अलाउ द ट्रांसफर ऑफ मटेरियल बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। देन न्यूक्लियस कंटेन्स क्रोमोसोम्स। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं। यानी कि अब ये जो न्यूक्लियस हो गया, ये सेल हो गया, सेल ये साइटोप्लाज्म हो गया, और ये न्यूक्लियस हो गया। इस न्यूक्लियस के अंदर होते हैं क्रोमोसोम्स। ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं, अब जरा इनके बारे में डिटेल यहाँ पर हम लोग देख लें। क्रोमोसोम्स के बारे में, क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन।
क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो डीएनए और प्रोटीन से मिलकर के बने होते हैं, डीएनए एंड प्रोटीन। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए का क्या होता है? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, है ना। तो क्रोमोसोम्स डीएनए से और प्रोटीन से मिल करके बना होता है। इस डीएनए का जो फंक्शनल सेगमेंट होता है, डीएनए का जो फंक्शनल सेगमेंट होता है, उस फंक्शनल सेगमेंट को कहते हैं जीन्स। डीएनए का जो फंक्शनल सेगमेंट होता है उसको क्या कहते हैं? जीन्स, है ना। तो ये जीन्स क्या करते हैं? ये वही जीन्स है जो पेरेंट्स से, है ना, नेक्स्ट जनरेशन तक प्रॉपर्टीज को, कैरेक्टरिस्टिक्स को कैरी करके ले जाते हैं। यानी कि इनहेरिटेंस के लिए पेरेंट्स से न्यू जनरेशन के लिए, कमिंग जनरेशन के लिए इंफॉर्मेशंस को कैरी करने का काम, इनहेरिटेंस करने का काम ये जीन्स करते हैं, जो कि डीएनए के सेगमेंट्स होते हैं, फंक्शनल सेगमेंट्स होते हैं। तो इन अदर वर्ड्स हम ये भी कह सकते हैं कि डीएनए ही पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग्स तक, डीएनए ही पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग तक, यानी कि नेक्स्ट जनरेशन तक इनहेरिटेंस का काम करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स को, इंफॉर्मेशंस को कैरी करते हैं। ऐसा हम कह सकते हैं कि ये काम डीएनए ही करते हैं। रियलिटी में कौन करता है? डीएनए का जो फंक्शनल सेगमेंट है, जिसको कि हम लोग जीन्स कहते हैं, ये जीन्स वो काम करते हैं, ये इंफॉर्मेशंस, ये कैरेक्टरिस्टिक्स, ये प्रॉपर्टीज को इनहेरिटेंस करते हैं, कैरी करते हैं पेरेंट टू ऑफ स्प्रिंग्स, यू क्या पेरेंट टू कमिंग जनरेशंस, आने वाले जनरेशंस में। और ये जो प्रोटीन है, अभी बताया था क्रोमोसोम्स में डीएनए भी है और प्रोटीन भी है। डीएनए और प्रोटीन से मिल करके ये बना हुआ है। तो ये जो प्रोटीन है, यह एक तरह का ऐसा भी इंफॉर्मेशन लेकर के जाता है कि ऑफ स्प्रिंग में जो प्रोटीन की मैन्युफैक्चरिंग होगी, किस तरह की प्रोटीन का डेवलपमेंट होगा, वो वाला इंफॉर्मेशन कुछ हद तक ये प्रोटीन करता है। बट बेसिकली जो कैरेक्टर्स को, प्रॉपर्टीज को इनहेरिटेंस करने का काम करता है, पेरेंट्स से कमिंग जनरेशंस में, ऑफ स्प्रिंग्स में ले जाने का अगर कोई काम करता है तो वो डीएनए करता है। और वो भी डीएनए का जो फंक्शन सेगमेंट जीन्स है वो करता है। और ये डीएनए प्रोटीन से मिल करके क्रोमोसोम बना हुआ है। यानी कि एक तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि क्रोमोसोम्स ही हैं जो पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग्स तक या फिर कमिंग जनरेशंस तक, आने वाले सभी जनरेशंस तक इंफॉर्मेशंस को कैरी करते हैं, इनहेरिटेंस करते हैं, कैरेक्टर्स को, प्रॉपर्टीज को, कैरेक्टरिस्टिक्स को ये इनहेरिटेंस करते हैं, कैरी ऑन करते हैं, ले करके जाते हैं। कहते हैं ना कि माँ बाप से जो गुण बच्चों में आते हैं, तो वो माँ बाप से जो गुण बच्चों में आते हैं वो किसके माध्यम से आते हैं? वो इन्हीं क्रोमोसोम्स के माध्यम से आते हैं, है ना। क्रोमोसोम्स जिस डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बने हैं, उस डीएनए और प्रोटीन से आते हैं। जो डीएनए है उसका जो फंक्शन सेगमेंट जीन्स है वो कैरी करके लेकर के आता है। तो हम कई तरीके से कह सकते हैं कि जीन्स ही पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग्स तक, कमिंग जनरेशन तक इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टर्स को इनहेरिटेंस करने का काम करते हैं। या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि डीएनए पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग्स तक या कमिंग जनरेशन तक इंफॉर्मेशन या कैरेक्टर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स को, प्रॉपर्टीज को कैरी करते हैं, इनहेरिटेंस करते हैं। या फिर हम कह सकते हैं कि क्रोमोसोम्स हैं, वो क्रोमोसोम्स कैरी करते हैं, इनहेरिटेंस करते हैं प्रॉपर्टीज का, कैरेक्टरिस्टिक्स का, कैरेक्टर्स का पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग्स में या फिर कमिंग जनरेशंस
में, और ये क्रोमोसोम्स कहाँ हैं? ये क्रोमोसोम्स न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। सेल के न्यूक्लियस में ये क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। अब है कि जब सेल डिवाइड होने वाला रहता है तब क्या होता है, जब डिवाइड होने वाला नहीं रहता है तब क्या होता है? जब तक सेल डिवाइड नहीं कर रहा है ना, तब तक ये जो डीएनए है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है, ये क्रोमाटिन मटेरियल के रूप में पाया जाता है। जब तक कोई सेल डिवाइड नहीं कर रहा है तब तक उस सेल के न्यूक्लियस में जो डीएनए है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है, वो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड क्रोमाटिन मटेरियल के फॉर्म में पाया जाता है। एक बार फिर से ध्यान से सुनिए, जब तक कोई एक सेल डिवाइड नहीं कर रहा है, यानी कि ब्रेक होकर के एक सेल दो सेल नहीं बना रहा है, तब तक उस सेल के न्यूक्लियस में जो डीएनए होता है वो डीएनए क्रोमाटिन मटेरियल के रूप में पाया जाता है। लेकिन जैसे ही वो सेल डिवाइड करने के पोजीशन में आता है, अबाउट टू डिवाइड होता है, यानी कि डिवाइड करने ही वाला होता है, वैसे ही ये क्रोमाटिन मटेरियल ऑर्गेनाइज होकर के क्रोमोसोम बना देता है। जैसे ही सेल डिवाइड होने वाला होता है, डिवाइड होने की पोजीशन में आता है, अबाउट टू डिवाइड होता है, वैसे ही ये क्रोमाटिन मटेरियल ऑर्गेनाइज होकर के क्रोमोसोम्स बन जाता है ना। तो क्रोमाटिन मटेरियल भी क्या है? डीएनए ही है ना, यानी कि डीएनए ही क्रोमाटिन मटेरियल के पार्ट के रूप में प्रेजेंट होता है। कब? जब सेल डिवाइड नहीं करता है तब, और वही सेल जब डिवाइड करने के पोजीशन में आता है, यही क्रोमाटिन मटेरियल ऑर्गेनाइज होकर के क्रोमोसोम बना लेता है, यानी कि डीएनए अब जो है वो क्रोमोसोम का पार्ट हो जाता है। इसलिए यहाँ पर कहा था कि क्रोमोसोम इज कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। एक बार फिर से सीधी भाषा में घुमा करके एक बार और ढेर भाषा में हम लोग बात कर लें कि सेल के न्यूक्लियस के अंदर, सेल के न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है, जिसका फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, और उसके साथ कुछ प्रोटीन होते हैं, स्पेशल प्रोटीन होते हैं। ये डीएनए और ये प्रोटीन जब तक सेल डिवाइड करने की पोजीशन में नहीं रहता है, जब तक वो सेल डिवाइड नहीं करता है, तब तक ये क्रोमाटिन मटेरियल के फॉर्म में पाए जाते हैं उसी सेल के न्यूक्लियस के अंदर। लेकिन जैसे ही सेल पूरी तरह से मैच्योर हो जाता है और अब वो डिवाइड होने के पोजीशन में आता है, जैसे ही वो अबाउट टू डिवाइड होता है, वैसे ही यही वाला क्रोमाटिन मटेरियल जो कि डीएनए और सर्टेन स्पेशल प्रोटीन से मिलकर के बना हुआ है, वही वाला क्रोमाटिन मटेरियल ऑर्गेनाइज होकर के एक नया फॉर्म ले लेता है, एक नया रूप ले लेता है, जिस न्यू फॉर्म को, नए रूप को हम लोग क्रोमोसोम्स कहते हैं। क्लियर है? और वो जो डीएनए है उसी का फंक्शन सेगमेंट होता है जीन्स, यानी कि दरअसल असल में वास्तव में ये जीन्स ही है जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स तक, कमिंग जनरेशन तक कैरेक्टर्स को, प्रॉपर्टीज को कैरी करने का काम करता है, यानी कि इनहेरिटेंस करने का काम करता है। ओके, देन अब हम बात करें आगे, तो जो न्यूक्लियस है प्ले अ सेंट्रल रोल इन सेलुलर रिप्रोडक्शन। न्यूक्लियस सेलुलर रिप्रोडक्शन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सेलुलर रिप्रोडक्शन का अर्थ है सेल का डिवाइड होना। सेलुलर रिप्रोडक्शन का अर्थ है सेल का डिवाइड होना, एक सेल से दो सेल बन जाना, है ना। इसको कहते हैं सेल का बाइनरी डिवीजन।
कई बार ऐसा होता है कि सेल दो नहीं, दो से अधिक पार्ट्स में डिवाइड होता है, उसको कहते हैं मल्टीपल डिवीजन, है ना। तो सेल जो है, बहुत सारे सेल बाइनरी डिवीजन भी करते हैं। बाइनरी का होता है 2 यानी कि 2, और बहुत सारे सेल ऐसे भी होते हैं जो मल्टीपल डिवीजन करते हैं। तो सेल के डिवीजन को ही कहते हैं हम लोग सेलुलर रिप्रोडक्शन। ओके, सेल जो है सेलुलर रिप्रोडक्शन करता है, तो सेलुलर रिप्रोडक्शन में यानी कि सेल के डिवीजन में, चाहे बाइनरी डिवीजन हो या फिर मल्टीपल डिवीजन हो, उसमें वाइटल रोल, इंपॉर्टेंट रोल, जो सेंट्रल रोल अगर कोई प्ले करता है तो वो है न्यूक्लियस। वो है न्यूक्लियस, सेल का न्यूक्लियस, है ना। यानी कि सेल का जो न्यूक्लियस है, जिस न्यूक्लियस के अंदर अभी तक क्रोमाटिन मटेरियल था, सेल के न्यूक्लियस के अंदर क्रोमाटिन मटेरियल था, जो क्रोमाटिन मटेरियल डीएनए और प्रोटीन से मिलकर के बना हुआ था, अब वो क्रोमाटिन मटेरियल ऑर्गेनाइज होता है और ऑर्गेनाइज होकर के क्रोमोसोम्स का फॉर्म ले लेता है। अब जब वो क्रोमोसोम्स का फॉर्म ले लेता है, उसके बाद फिर धीरे धीरे ये न्यूक्लियस डिवाइड होना शुरू करता है, और फिर जब वो डिवाइड होना शुरू करता है तो साथ साथ पूरा का पूरा सेल भी डिवाइड होना शुरू होता है। अगर बाइनरी डिवीजन होगा तो जाहिर सी बात है, बाइनरी डिवीजन में एक सेल, 2 सेल छोटे छोटे बनाएंगे, तो उन दोनों ही सेल के अंदर न्यूक्लियस जाएगा ना। तो न्यूक्लियस डिवाइड होगा तभी तो जाएगा। उन दोनों ही सेल के न्यूक्लियस के अंदर क्रोमाटिन मटेरियल जाएगा, तो क्रोमाटिन मटेरियल डिवाइड होगा तभी तो जाएगा ना। क्रोमाटिन मटेरियल डीएनए और प्रोटीन से, खास तरह के प्रोटीन से मिलकर बना है, तो डीएनए और वो भी डिवाइड होगा ना, तब भी ना यहाँ से वहाँ जाएगा। और डीएनए का फंक्शन सेगमेंट होता है जीन्स, यानी कि जीन्स भी डिवाइड होगा तभी तो जाएगा। अब यहाँ पर हमने बात किया कि हर चीज को डिवाइड के रूप में बताया कि सेल डिवाइड कर रहा है तो उसका न्यूक्लियस भी डिवाइड कर रहा है, न्यूक्लियस अंदर का क्रोमाटिन मटेरियल क्रोमोसोम्स का फॉर्म लेकर के वो भी डिवाइड हो रहा है, यानी कि क्रोमाटिन मटेरियल भी डिवाइड हो रहा है, डीएनए डिवाइड हो रहा है, स्पेशल टाइप का जो प्रोटीन है वो भी डिवाइड हो रहा है, जीन्स भी डिवाइड हो रहा है। ऐसी चर्चा हम लोग कर रहे हैं। बट अब जब हम लोग हायर क्लास में जाएंगे तो वहाँ पर डिवाइड नहीं, वहाँ पर कॉपी वर्ड हम लोग यूज करेंगे, यानी कि वहाँ पर हम बात करेंगे डीएनए कॉपीइंग की। ये ठीक वैसे ही है जैसे कि छोटी क्लास में हम लोग कहते हैं कि सन जो है स्टेशनरी है, स्थिर है, सूर्य एक जगह, और उसके चारों तरफ सारे जो ग्रह हैं वो चक्कर लगाते हैं। बट जब हायर क्लासेस में आते हैं तो हम ये पढ़ते हैं देयर इज नॉट अ सिंगल ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स व्हिच इज स्टेशनरी। इस यूनिवर्स में एक भी ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं है जो कि स्टेशनरी है। ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स इज अंडर मोशन। यूनिवर्स में ईच एंड एवरी जो ऑब्जेक्ट है वो अंडर मोशन है, वो किसी ना किसी तरह का कोई ना कोई मोशन जरूर करता है। तो ठीक उसी तरह यहाँ पर हम डिवाइड वर्ड प्रयोग कर रहे हैं, बट आने वाली क्लास में जस्ट नेक्स्ट क्लास में, क्लास 10th में जब हम लोग रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पर डिवाइड वर्ड यूज नहीं करके वहाँ पर हम डीएनए कॉपिंग के बारे में पढ़ेंगे। कैसे डीएनए की कॉपिंग होगी, कैसे क्रोमोसोम्स की कॉपिंग होगी, उसको डिटेल में अब वहाँ पर हम पढ़ेंगे। बात वही है, थोड़ा सा अलग ढंग से वहाँ पर हम चर्चा करेंगे। तो इस तरह से ये जो न्यूक्लियस है वो सेलुलर रिप्रोडक्शन में वाइटल रोल, इंपॉर्टेंट रोल, सेंट्रल रोल प्ले करता है। नेक्स्ट, न्यूक्लियस डायरेक्ट्स द केमिकल एक्टिविटीज ऑफ द सेल। न्यूक्लियस क्या करता है? सेल की जो केमिकल एक्टिविटीज हैं उनको डायरेक्ट करता है। इस तरीके से डायरेक्ट करता है जिससे यह डिटरमाइन हो द वे द सेल विल डेवलप। वो केमिकल एक्टिविटीज डिटरमाइन करती हैं कि सेल जो है वो किस वे में डेवलप करेगा।
यानी कि सेल का न्यूक्लियस केमिकल एक्टिविटीज को डायरेक्ट करेगा और वो केमिकल एक्टिविटीज यह डिटरमाइन करेंगे या डिसाइड करेंगे कि जो सेल है वो किस तरीके से किस वे में डेवलप करेगा, और जब वो पूरी तरह से मैच्योर हो जाएगा तो उसका फॉर्म क्या होगा। तो ये हमने पढ़ा न्यूक्लियस के बारे में। अब हम बात करें कुछ नोट, कुछ बातें जो इसमें नहीं आई, वो क्या है। Some cells do not have nuclear membrane, thereby the nuclear region of the cell is poorly defined. देखिए यहाँ तो हमने कहा था कि न्यूक्लियस हैज डबल लेयर्ड कवरिंग कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बट नोट करने वाली बात यह है कि कुछ सेल्स ऐसे होते हैं या कुछ ऑर्गेनिम्स ऐसे होते हैं जो इस तरह के सेल्स से बने होते हैं जिन सेल के न्यूक्लियस के पास ये डबल लेयर्ड कवरिंग नहीं होती है, यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है। अब जहां सोचने वाली बात है कि बेचारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन करता क्या है, ठीक वैसे ही इसका भी काम है जैसे कि सेल मेम्ब्रेन का है। अब जरा याद करिए कि सेल मेम्ब्रेन क्या करता है। मैंने आपको बताया था, याद करिए एक बार फिर से मैं आपको रिमाइंड करवा देता हूं कि एक जो सेल बना है उस सेल में एक तो न्यूक्लियस है, मोटे तौर पे मैं बात कर रहा हूं, माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम्स हैं, लाइसोसोम्स हैं, वैक्यूल्स होते हैं, प्लास्टिड्स होते हैं, आरईआर होते हैं, एसीआर होते हैं, है ना, साइटोप्लाज्म होता है जो एक जेली लाइक मटेरियल होता है। ये सब मिल करके बना दिया एक सेल। अब कुछ और इन्हीं सभी पार्ट्स को कहते हैं सेल ऑर्गेनल्स। अब ये क्वेश्चन राइज होता है, ये सारे के सारे सेल ऑर्गेनल्स टुगेदर कैसे रहेंगे, कैसे टुगेदर रहेंगे, एक साथ कैसे रहेंगे। कोई तो होना चाहिए जो सबको एक साथ पकड़ के रखे, घेर के रखे, नहीं तो इधर उधर भाग जाएंगे ना, ये बिखर जाएंगे ना। जब ये सारे के सारे सेल ऑर्गेनल्स इधर उधर भाग जाएंगे, बिखर जाएंगे, तो सेल क्या एग्जिस्ट करेगा? नहीं ना करेगा। सेल को अगर एग्जिस्ट करवाना है तो जिन जिन चीजों से मिल करके सेल बना है उन सबको एक जगह घेर करके कंबाइंड रूप से, टुगेदर रूप से रखना पड़ेगा, और वही काम सेल मेम्ब्रेन करता है। यानी कि बाहर से जो ये कवरिंग आ जाती है सेल मेम्ब्रेन की, वो कवरिंग क्या करेगी, सबको अंदर घेर के रखी। यानी कि अब कोई भी सेल ऑर्गेनल सेल से निकल कर भागेगा नहीं, न्यूक्लियस निकल कर भागेगा नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया निकल कर भागेगा नहीं, राइबोसोम से भागेगा नहीं, भागेंगे नहीं, लाइसोसोम से भागेंगे नहीं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भागेगा नहीं, चाहे वो आरईआर हो या एसीआर हो, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एसीआर या फिर आरईआर ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो भागेगा नहीं। साइटोप्लाज्म भागेगा नहीं, वैक्यूल्स भागेंगे नहीं, प्लास्टिड्स भागेंगे नहीं। यानी कि कोई भी सेल ऑर्गेनल इसमें से निकल करके कहीं नहीं जाएगा, सब यहीं पर ऑर्गेनाइज रहेगा, टुगेदर रहेगा, कंबाइंड रहेगा, एक साथ रहेगा, और फिर एक साथ मिल करके सब जब अपना अपना वाइटल रोल प्ले करेंगे, यानी कि पूरा सेल का एक रोल प्ले आ जाएगा। वही काम ये न्यूक्लियस करता है, वही काम क्या करता है, ये न्यूक्लियस करता है। अब क्या है यहाँ पर लिखा हमने, न्यूक्लियस कंटेन्स क्रोमोसोम्स। अब देखिए न्यूक्लियस के अंदर क्या है। न्यूक्लियस के अंदर है डीएनए, है ना, और इस डीएनए का एक फंक्शनल सेगमेंट है, वो है जीन्स। डीएनए का फंक्शनल सेगमेंट क्या है, जीन्स। और फिर है सर्टेन स्पेशल काइंड्स ऑफ प्रोटीन्स, जिनका अपना एक अलग ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये सारे मिल करके बना के रखते हैं एक ऐसा मटेरियल, जिस मटेरियल को हम लोग कहते हैं क्रोमाटिन मटेरियल। ये हो गया क्रोमाटिन मटेरियल के रूप में याद है। ये ही क्रोमाटिन मटेरियल न्यूक्लियस के अंदर है,
अब जरा बताइए कि ये जो कवरिंग नहीं रहे, डीएनए अलग भागेगा, हो सकता है उसका सेगमेंटेड जो पार्ट है जीन्स वो बेचारा भी टूट करके कहीं भाग जाए, वो भी उसके साथ नहीं जुड़ा रहा है, प्रोटीन अलग भाग जाए, फिर ये फंक्शन करेगा कौन? जो इनका काम है वो कौन करेगा? इनहेरिटेंस का काम कैसे होगा? पेरेंट्स ऑफ स्प्रिंग में या कमिंग जनरेशंस में इंफॉर्मेशन कैसे कैरी होके जाएंगी? कैरेक्टर्स कैसे जाएंगे? कौन लेके जाएगा? नहीं होगा ना। ये वाला इनहेरिटेंस वाला काम तभी होगा जब ये डीएनए और उसका सेगमेंटेड पार्ट यानी कि फंक्शनल सेगमेंट, उसका जीन्स, ये प्रोटीन सब टुगेदर मिलकर के यानी कि क्रोमेटिन मटेरियल एक जगह टुगेदर रहे, तभी तो होगा। जब तभी तो जैसे सेल डिवाइड होने के पोजीशन में आएगा, ये सारे अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज होकर के किसका रूप ले लेंगे? क्रोमोसोम्स का रूप ले लेंगे, है ना। अब ये कहीं भागे नहीं, एक दूसरे से जुदा नहीं हो, बिछड़े नहीं, रिश्ता नाता तोड़ करके अलग ना हो, एक साथ टुगेदर रहें, एक साथ ऑर्गेनाइज रहें और साथ साथ मिल करके जो काम है इनहेरिटेंस का ये करते रहें। तो इसके लिए इनको घेर के रखने के लिए एक घेरा चाहिए ना, एक कैद खाना चाहिए ना, जिनको कैद करके रखे, घेर के रखे, एक साथ रोक के पकड़ के रखे, तो वही इनके चारों तरफ एक घेरा बनता है। उसी घेरे का नाम है, उसी आउटर कवरिंग का नाम है सेल मेम्ब्रेन, जो कि डबल लेयर्ड होता है। बस समझ में आ गए? तो जब ये सारे के सारे ये मैट्रिक्स एक साथ टुगेदर रहेंगे एक जगह, है ना, तो ये एक अलग ढंग से काम करेंगे। यानी कि न्यूक्लियस जो है वो वेल डिफाइंड रीजन रहेगा, ये अच्छी तरह से पता चलेगा, हाँ सेल में यही न्यूक्लियस है, यहाँ पर न्यूक्लियस है भैया सेल में, और ये वाला वाइटल रोल प्ले करता है। लेकिन जब ये सेल मेम्ब्रेन ही नहीं रहेगा, यानी कि बाहर से जो कवरिंग है ये कवरिंग नहीं रहेगी, तो सारे मटेरियल्स जो हैं उतनी अच्छी तरीके से एक दूसरे से बॉन्डेड नहीं रहेंगे और इधर उधर भागते फिरेंगे, भटकते फिरेंगे, एक जगह कंसंट्रेटेड नहीं रहेंगे। यानी कि फिर भाषा में बात कहें तो न्यूक्लियर रीजन जो है वो वेल डिफाइंड नहीं होगा। हाँ भैया ये है न्यूक्लियस, यहीं पर है न्यूक्लियस, ऐसा डिफाइंड नहीं हो पाएगा। वही कहा कि कुछ सेल ऐसे भी होते हैं जिनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है, और जिनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है ऐसे सेल के अंदर न्यूक्लियर रीजन पुअरली डिफाइंड होता है, अच्छी तरह से डिफाइंड नहीं होता है। और उस तरह के पुअरली डिफाइंड जो न्यूक्लियर रीजन होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लिक एसिड ही होता है ना। क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लिक एसिड ही होता है। सच अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन कंटेन्स ओनली न्यूक्लिक एसिड्स। ऐसे जो अनडिफाइंड रीजन है, पुअरली डिफाइंड न्यूक्लियर रीजन है, उनमें सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लिक एसिड्स ही होती है, और उस न्यूक्लिक एसिड्स को यहाँ पर हम लोग कहते हैं न्यूक्लियाइड। उन न्यूक्लिक एसिड्स को क्या कहते हैं हम लोग? न्यूक्लियाइड कहते हैं। क्लियर है? अब यहाँ तक दो बातें आपके दिमाग में बैठ गई। एक ये कि इसका अर्थ ये है कुछ सेल ऐसे हैं जिनका जिनके न्यूक्लियस के पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, और कुछ सेल ऐसे भी होते हैं जिनके न्यूक्लियस के पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है। यानी कि दो तरह के सेल हो गए या नहीं हो गए? एक वो सेल जिनके न्यूक्लियस के पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता, और दूसरे वो सेल जिनके न्यूक्लियस के पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। हो गए दो तरह के सेल। वही जब अब हम यहाँ पर अब बात करने वाले हैं
काइंड्स ऑफ सेल्स की, तो वही दो काइंड्स ऑफ सेल बताएंगे। एक है यूकारियोटिक सेल्स, दूसरे हैं प्रोकारियोटिक सेल्स। एक है यूकारियोटिक सेल्स, दूसरे है प्रोकारियोटिक सेल्स। यूकारियोटिक सेल्स वो सेल होते हैं जिनके न्यूक्लियस के पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, हैव न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, है ना। यूकारियोटिक सेल्स और सेल्स हैविंग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यूकारियोटिक सेल ऐसे सेल होते हैं जिनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। अब अगर वो यूकारियोटिक सेल एक प्लांट सेल है ना, पिछले क्लास में मैंने पढ़ा था कि सेल दो तरह का हो गया, एनिमल सेल और प्लांट सेल, है ना। इसका अर्थ एनिमल सेल भी दो तरह का हो गया, यूकारियोटिक सेल एंड प्रोकारियोटिक सेल। प्लांट सेल भी दो तरह का हो गया, यूकारियोटिक सेल एंड प्रोकारियोटिक सेल। यूकारियोटिक सेल वो सेल है जिसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, प्रोकारियोटिक सेल वो सेल है जिसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है। यानी कि सेल के दो टाइप्स, एनिमल सेल, प्लांट सेल, फिर एनिमल सेल के दो टाइप्स, यूकारियोटिक सेल, प्रोकारियोटिक सेल, फिर प्लांट सेल के भी दो टाइप, यूकारियोटिक सेल, प्रोकारियोटिक सेल। एनिमल सेल क्या है, प्लांट सेल क्या है, लास्ट क्लास में बताया था और आज आपको बता दिया। यूकारियोटिक सेल वो सेल है जिसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, प्रोकारियोटिक सेल वो सेल है जिसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है। अब चाहे वो प्लांट सेल का यूकारियोटिक सेल हो या फिर एनिमल सेल का यूकारियोटिक सेल हो, उसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा। चाहे वो एनिमल सेल का प्रोकारियोटिक सेल हो या प्लांट सेल का यूकारियोटिक सेल हो, उसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगा। यूकारियोटिक सेल के पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है। तो उनमें से जो यूकारियोटिक सेल प्लांट सेल है, उस वाले प्लांट सेल में क्लोरोफिल जो है वो प्लास्टिड से एसोसिएटेड होता है। यानी कि प्लांट सेल, यानी कि यूकारियोटिक प्लांट सेल के अंदर प्लास्टिड्स होते हैं, प्लास्टिड्स में क्लोरोफिल होता है। एक बार फिर ध्यान से सुनिए, यूकारियोटिक प्लांट सेल में प्लास्टिड्स होते हैं, प्लास्टिड्स में क्लोरोफिल होता है, जो क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस के लिए जिम्मेदार होता है। और ऐसे सेल जो यूकारियोटिक सेल है ना, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो यूकारियोटिक सेल से मिलकर बने हैं, उन ऑर्गेनिज्म को हम लोग कहते हैं यूकारियोट्स। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो यूकारियोटिक सेल से मिलकर बने हैं, उन ऑर्गेनिज्म्स को कहा जाता है यूकारियोट्स। ऑर्गेनिज्म्स are called eukaryotes which are made up of eukaryotic cells. अब बात करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स, ऐसे सेल्स जिनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है, डू नॉट हैव न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब अगर ये प्रोकैरियोटिक प्लांट सेल है तब, अगर ये प्रोकैरियोटिक प्लांट सेल है तब उसके अंदर वेसिकल्स होते हैं, ये सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। वेसिकल्स यानी कि बोरे जैसा स्ट्रक्चर होता है। बोरी आपको पता होगा ना, चीनी, गेहूं, चावल, धान, जो भी आप जिस बोरी में रखते हैं, हाँ, उस बोरी के सैक बोलते हैं उसको अंग्रेजी में। तो सैक लाइक स्ट्रक्चर इसका होता है वेसिकल्स का, और इसी वेसिकल्स में ये क्लोरोफिल होते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए जिम्मेदार होते हैं, है ना। यहां पर हम बार बार बोल रहे हैं कि जो प्रोकैरियोटिक प्लांट सेल है, जो प्रोकैरियोटिक एनिमल सेल है, तो उसमें न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगा, है ना। उसमें तो इसका तो कोई कंसेप्ट ही पैदा नहीं होता है। जो यूकारियोटिक एनिमल सेल है उसके न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगा, और इसका तो कंसेप्ट वहां भी नहीं पैदा होता है। क्लोरोफिल वाला कंसेप्ट उससे पैदा होता है प्लांट सेल में, है ना। इसीलिए ये बात हम कह रहे हैं। तो जो ऑर्गेनिम्स प्रोकैरियोटिक सेल से बने होते हैं, उन ऑर्गेनिम्स को हम लोग बोलते हैं प्रोकैरियोट्स। यानी कि प्रोकैरियोट्स ऑर्गेनिम्स व्हिच आर मेड अप ऑफ प्रोकैरियोटिक
सेल्स। अब सब कुछ आपको मेरे ख्याल से बात अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी और इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं आप इजीली उन क्वेश्चंस के आंसर लिख सकते हैं। तो एक बार आप इस चैप्टर को, इस टॉपिक को अपने टेक्स्ट बुक से भी पढ़ें वर्ड टू वर्ड, कॉमा बाय कॉमा, और उसको समझें। फिर भी अगर किसी तरह की कोई डाउट या कन्फ्यूज़न आपको पैदा होती है तो आप मुझे ज़रूर कंसल्ट करें, मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा।